हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है आज 22 जुलाई 2025। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ में आती है 7/11 के मुंबई के ब्लास्ट। 2006 में कुछ मुंबई की कुछ ट्रेन्स में, मेट्रो ट्रेन्स में, लोकल ट्रेन्स में कुछ सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसमें अराउंड 189 लोगों की डेथ हुई थी। उसके लिए जो है महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उसने 13 लोगों को अरेस्ट किया था। और लोकल कोर्ट 2015 में एक लोकल कोर्ट ने एक को छोड़ के बाकी सबको कन्विक्ट किया था। तब से लेके अभी तक अराउंड 19 इयर्स गुजर गए हैं और फाइनली 19 इयर्स के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बहुत ही मिस हैंडल्ड थी। इन्वेस्टिगेशन थी, बहुत ही शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन थी, जिसमें एविडेंसेस को प्रिजर्व करने के लिए, एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए ड्यू केयर नहीं रखी गई। और जिन बेसिस पे लोगों को कन्विक्ट किया गया और जेल में डाला गया वो बेसिकली एकदम बोलना चाहिए कि मिस हैंडलिंग जिसको बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉपर एविडेंसेस के बेस पर उनको कन्विक्ट नहीं किया गया है, एविडेंसेस के जो प्रेजेंट किए गए हैं वो इम्प्रॉपर हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारे जितने भी कन्विक्ट थे उनको रिलीज़ कर दिया गया है, एक्यूट कर दिया गया है 19 इयर्स में जेल के बाद। तो ये चीज़ जो है ये कहीं न कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन खड़े करती है कि राइट तरीके से या राइट वे में इन्वेस्टिगेशन ना करना कितना ज़्यादा किसी भी केस को हार्म पहुँचा सकता है। तो ये फर्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू 7/11 बम्बई ब्लास्ट। द सेकंड न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू त्रिपुरा। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 975 करोड़ रुपीस का लोन दिया है 9 इंडस्ट्रियल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये 9 त्रिपुरा में 9 इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है इस मनी को यूज़ करेगी। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ त्रिपुरा का, दैट इज़ त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इंडस्ट्रियल शेड्स, पावर सब स्टेशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइंस, ये सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए और रोडवेज बनाने के लिए ये इस मनी का यूज़ करेगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और कोशिश करते रहते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कभी भी आपको नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप इस न्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे करंट अफेयर के एग्जाम्पल के थ्रू। देन इसके बाद द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू पार्लियामेंट। यहाँ पे जो हमारे राज्यसभा थी, राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जगदीप धनखड़, इन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन अपना टेंडर कर दिया है। अब इनके रेजिग्नेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए फ्रेश इलेक्शंस नोटिफाई करेगी। और इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, जिसे टू रिमेंबर इस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंट्री के जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब राज्यसभा के चेयरमैन का या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो सिर्फ पार्लियामेंट के एमपीज जो होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। एमएलएज यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अब जब भी इलेक्शन होंगे तो उसमें पार्लियामेंटेरियंस वोट डाल के न्यू वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। उसके बाद आता है न्यू बिल। एक लोकसभा ने एक न्यू बिल पास किया है जो शिपिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए काम करता है। तो पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है दैट इज बिल्स ऑफ लीडिंग बिल्स 2025। इसको कल राज्यसभा का अप्रूवल मिला है, जबकि लोकसभा ने इसको मार्च में ही अप्रूव कर दिया था। अब द थिंग इज रिमेनिंग इज द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के एसेंट मिलते ही ये बिल जो है ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बिल है ये इंडियन बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट 1856 को रिप्लेस करता है। इसका मेन एम है फ्राइट कैरियर और शिपर, उनके बीच में जो डॉक्यूमेंट जो इशूड होते हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनसे रिलेटेड जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको बिल्स ऑफ लीडिंग बोलते हैं। तो उस बिल्स ऑफ लीडिंग को या बिल ऑफ लीडिंग को बनाने के लिए उसको डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये बिल पास किया गया है, ताकि शिपिंग इंडस्ट्री जो है, शिपिंग का जो वर्क है वो और ज़्यादा स्मूथ हो पाए। पोर्ट्स के थ्रू जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो प्रोसेस और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो पाए। तो ये जो बिल ऑफ लीडिंग होता है इसमें क्या क्या डिटेल होती है, जैसे जो भी गुड्स ले जा रहा है, जो भी गुड्स फ्राइट कैरियर ले जा रहे हैं या शिपर भेज रहे हैं, उसमें टाइप क्या है गुड्स का, क्वांटिटी क्या है, कंडीशन कैसी है और गुड्स कहाँ भेजना है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो हैं ये उस बिल ऑफ लीडिंग में दी होती हैं। देन उसके बाद आता है न्यूज़ रिलेटेड टू एंटीक्विटीज़। पिछले 5 साल में गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि पिछले 5 साल में हमने 6 कंट्रीज से जो स्टोलन एंटीक्विटीज़ थी
उनको हमने रिट्रीव किया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसमें वो ये जो है असेस करता है या मेंटेन करता है कि कौन-कौन से आइटम्स हैं या कौन-कौन सी एंटीक्विटीज़ हैं। एंटीक्विटीज़ मतलब स्कल्पचर हो गया, टेम्पल या फिर मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आर्टिफैक्ट हो गया, उसकी अगर थेफ्ट हो जाती है, तो उसकी एक अप टू डेट लिस्ट मेंटेन करता है थेफ्ट की। फिर वो मॉन्यूमेंट साइट्स और म्यूज़ियम के जो गुड्स हैं, जो भी रिलेटेड टू जो भी आर्टिफैक्ट या जो भी एंटीक्विटी एसोसिएटेड है उस मॉन्यूमेंट साइट से, वो कहाँ पे स्मगल हुई है, उसको ट्रैक करता है गवर्नमेंट की हेल्प से और उसके बाद गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है सो दैट गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट विद द अदर कंट्री टू रिटर्न और टू गिव बैक दैट एंटीक्विटी। तो पिछले 5 सालों में हमने पास्ट में चुराई गई, इंडिया से चुराई गई 610 एंटीक्विटी जो है, उसको हमने रिट्रीव किया है। उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड अफेयर्स एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इंडिया और कोरिया के बीच के जो कोस्ट गार्ड हैं, उनके बीच में 13th हाई लेवल मीटिंग अभी कल कंडक्ट हुई है दिल्ली में। तो कोस्ट गार्ड क्या होता है? कोस्ट गार्ड बेसिकली हर कंट्री की एक बेसिकली फोर्स होती है जो कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। कोस्टल प्रोटेक्शन मतलब कोस्टल इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में और रेस्क्यू और सर्विलेंस ऑपरेशन चलाने में किसी भी कंट्री के कोस्टल बॉर्डर्स पे ये हेल्प करती है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और कोरियन कोस्ट गार्ड के बीच में कोऑपरेशन मैकेनिज्म बना हुआ है। इनकी हर साल एक मीटिंग होती है। तो यहाँ पे ये 13th हाई लेवल मीटिंग यहाँ पे कल जुलाई 21 को दिल्ली में हुई थी। इसमें दोनों ने डिस्कस किया कि दोनों कंट्रीज़, इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों कंट्रीज़ के मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स को और कैसे बेटर बना सकते हैं और मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं इकोनॉमी पे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 9 कैरेट गोल्ड के लिए हॉलमार्किंग की प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये नोटिफाई किया है कि अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक मार्क देता है, वो अब 9 कैरेट गोल्ड को भी देगा ऐसा हॉलमार्क का प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हॉलमार्क के सिंबल देने से एडवांटेज क्या होगा, लोगों का क्वालिटी पे जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। जैसे शॉपकीपर्स जो भी 9 कैरेट गोल्ड बेचते हैं, अब वो BIS के हॉलमार्क के साथ आएगा तो लोगों को एक एश्योर्डनेस रहेगी कि हाँ, ये प्योर 9 कैरेट गोल्ड है, इसमें कोई ज़्यादा एडल्ट्रेशन नहीं है, इसमें कोई भी धोखाधड़ी हमारे साथ करने की कोशिश नहीं की जा रही है, जिससे गोल्ड की जो सेलिंग है वो बढ़ सकती है। अभी जो BIS की जो हॉलमार्किंग है गोल्ड के लिए, वो किस-किस गोल्ड के लिए अवेलेबल है? 24 कैरेट, 23, 22, 20, 18 और 14 कैरेट के जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, उसको अभी हॉलमार्क कराया जा सकता है। अब ये 9 कैरेट गोल्ड के लिए भी अवेलेबल रहेगी। ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले कुछ 4 टू 6 मंथ से गोल्ड की ज्वेलरी की जो सेल्स है, उसमें बहुत ज़्यादा डिप देखने के लिए मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्टिकुलरली स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी के जो चार्जेस या रेट्स हैं वो बहुत हाई हो गए हैं, बहुत अप हो गए हैं। तो ये जो 9 कैरेट गोल्ड की हॉलमार्किंग की करेगी अब गवर्नमेंट, इससे रूरल कंज्यूमर्स और यंग अर्बन बायर्स जो हैं, जो लिमिटेड जिनका बजट होता है लेकिन जो गोल्ड का कुछ परचेज़ करना चाहते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स छोटे-मोटे अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो उनकी सेलिंग बढ़ाने में ट्रस्ट फैक्टर को इम्प्रूव करके उसकी सेलिंग बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने एक जन विश्वास बिल पास किया है, जिससे स्टेट में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ेगी। तो अब ये जन विश्वास बिल क्या होता है? जन विश्वास बिल बेसिकली इसका पर्पस होता है, ये जो छत्तीसगढ़ ने जन विश्वास बिल पास किया है, इसका मेन एम है बिज़नेस ओनर्स और सिटीज़न्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में माइनर टेक्निकल वायलेशंस जो होते हैं, कहीं भी किसी भी प्रोसेस में माइनर कोई टेक्निकल वायलेशंस हो जाता है, किसी भी सिटीज़न या किसी भी बिज़नेस ओनर से, ऑफिशियल से, तो उसको डीक्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है। मतलब अब उस पे क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जाएगा छोटी-मोटी मिस्टेक के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि ये जो छोटी-मोटी टेक्निकल फॉल्ट या मिस्टेक के लिए हम क्रिमिनल पनिशमेंट दिया करते थे बिज़नेस ओनर को, उससे बिज़नेसमैन खुल के अपना अच्छे से बिज़नेस नहीं कर पाते थे। और ये जो भी माइनर टेक्निकल क्रिमिनल लॉस थे या जो भी क्रिमिनल पनिशमेंट दी जाती थी माइनर टेक्निकल फॉल्ट पे, ये ब्रिटिश एरा के टाइम से दी जा रही है। वो लॉ
लॉज जो हैं जिनके अंदर में पनिशमेंट दी जाती है, वो लॉज अब आउटडेटेड हो गए हैं, दे आर नॉट नीडेड इन द करंट टाइम, जब हम अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इकोनॉमी तभी बूस्ट होगी जब बिजनेसेस जो हैं और सिटीजन्स जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे कि कोई उनको फॉल्टी लिटिगेशन में या फॉल्टी पनिशमेंट में दिलाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये जो बिल है, ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स एंड ट्रेड। तो इसके कारण, इसके आने के बाद वहाँ पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एनवायरनमेंट है छत्तीसगढ़ में, ये और अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ ये जन विश्वास बिल पास करने वाला सेकंड स्टेट है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है फर्स्ट स्टेट जिसने अपने स्टेट में जन विश्वास बिल पास किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, वो कौन सा स्टेट है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। देन इसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। अभी यूएस के रिटेल जायंट है एक कॉस्टको नाम से, उसने ऐसा इंटेंशन शो किया है, ऑफिशियल सोर्सेज या रिपोर्ट ये बोलती हैं कि वो इंडिया में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो सेटअप करना चाहता है, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च ऑपरेशंस को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। इनिशियली 1000 लोगों को एम्प्लॉय करेगा और बाद में आगे चल के उसके नंबर ऑफ पीपल विच आर एम्प्लॉयड इन दिस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर उसको इंक्रीज करेगा। इंडिया में ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं जिनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में सेटअप हैं, जैसे जेपी मॉर्गन चेज, वॉलमार्ट, टारगेट कंपनी। ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आर अ वेरी गुड थिंग। ये अभी गवर्नमेंट जो है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और इंसेंटिव प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि वो इंडिया में आएँ और अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सेट करें। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते क्या हैं? बेसिकली दीज आर सेंटर्स सेटअप बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जहाँ पे सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, डेवलप करने के पे काम किया जाता है, और उनसे जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है और इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। सो अगर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनेंगे, तो आने वाले टाइम में जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जिनकी यूज़ होंगे या जो मार्केट में रूल करेंगे, उनको डेवलप करने में हेल्प मिलेगी और इंडिया एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की तरह इमर्ज होगा, जो अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल कॉरपोरेशंस के एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा और अपनी जो वैल्यू है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। साथ साथ में हमारे लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं उनको हाई एंड टेक्नोलॉजी में स्किल्स प्रोवाइड करेगा और उससे आगे चल के ट्रिकल डाउन इफेक्ट से और ज़्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड होंगे। So this completes our news of the day. These were all the most important news of the day which I have found across the news sections, across the newspapers. Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you.